नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज में हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात में हर बार लेकर आते हैं हम खास मेहमान, और आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर मयंक जैसवानी जी, न्यूरोसर्जन। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम सर से बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। जैसे कि हमें और आपको पता है, सोसाइटी में बहुत सारे मिथ हैं और वो इन मिथों को आज हम सर से क्लियर करने वाले हैं सर। लेकिन ये बातें हम शुरू करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं से आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से एक जर्नी की स्टार्ट करते हैं। सो बतौर डॉक्टर आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? बतौर डॉक्टर मेरी जर्नी इंदौर से स्टार्ट हुई। मैंने इंदौर से एमबीबीएस किया एमजीएम मेडिकल कॉलेज से 2011 में जी। 2011 से 2016 तक मैंने एमबीबीएस कंप्लीट किया। फिर 2016 से 2017 तक इंटर्नशिप करी। फिर हमने नीट एक क्वालिफाई किया। फिर हमने 2017 से 2020 तक एमएस किया जनरल सर्जरी में। उसके बाद फिर से हमने एक नीट दिया। फिर हम 2020 से 2023 तक ग्वालियर में ही एमसीएच न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में डिग्री लिए। उसके बाद हमने एक फेलोशिप की बेल्जियम से। हम 3 महीने के लिए बेल्जियम गए। वहां से हमने एडवांस एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के लिए वर्कशॉप्स किए और कुछ सर्जरीज में ट्रेनिंग दी। फिर हम ग्वालियर आके प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। और मुझे लगता है जब आप उसी शहर में आते हैं जहाँ से आप बहुत कुछ सीखते हैं, तो मुझे लगता है एक अलग फीलिंग वो होती है जब आप उन्हीं लोगों को अपनी सेवाएं देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपका एक इमोशनल अटैचमेंट जहाँ हो जाता है, वहां से बहुत सारी चीजें अलग निकल के आती हैं। सर, इसी के साथ अगर मैं बात करूँ ब्रेन ट्यूमर की या फिर स्पाइन रिलेटेड किसी को अगर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके कॉमन और अर्ली सिम्टम्स क्या है, जिससे हम उन्हें जल्दी अगर हम डिटेक्ट कर लें तो जल्दी हम उन्हें क्योर भी कर पाए? देखिए, ब्रेन और स्पाइन दोनों सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड भी हैं और कुछ तरीके से अलग भी हैं। जैसे अगर अपन ब्रेन की किसी सिम्टम की बात करें या ब्रेन ट्यूमर या किसी भी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, तो उसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम आता है हेडेक। सबसे ज्यादा पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसे सिर में दर्द हो रहा है, जो कि दर्द दवाई के साथ भी ठीक नहीं हो रहा, या कुछ दवाई से ठीक हो जाता है टेम्परेरीली, फिर वो होने लगता है, या वो बढ़ता जा रहा है, या ब्रेन की प्रॉब्लम्स जैसे नींद नहीं आना, कुछ ना कुछ सुनने में दिक्कत होना या दिखने में दिक्कत होना, सुनने में एक कान से सुनाई ना देना, या आंखों से धुंधलापन, डबल दिखना, इन सब परेशानियों से अगर वो सिर दर्द जुड़ रहा है तो इसमें अपन को ब्रेन के बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और हमें कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन करा के उसको रूल आउट करना चाहिए जी। ऐसे अगर अपन देखें स्पाइन में, तो स्पाइन में मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आती है पेन। जैसे कि अगर अपर डॉर्सल या डॉर्सल स्पाइन में प्रॉब्लम है, मतलब छाती की तरफ की स्पाइन में प्रॉब्लम है, तो उसमें बैक पेन होगा। उसके बाद अगर सर्वाइकल में प्रॉब्लम है तो पेशेंट को चक्कर रहेंगे, हाथों में झुंडपन, चींटी चलना, थोड़ा बहुत हाथों में दर्द, ये सब कंप्लेंट्स रहेंगी। और अगर कमर में या लंबर स्पाइन में प्रॉब्लम होगी तो कमर दर्द, पैरों में सुन्नपन, इस तरीके की शिकायतें होंगी जी। तो मुझे लगता है छोटी छोटी जो सर ने बताया, अगर वो प्रॉब्लम्स अगर आपको कहीं भी ये सिम्टम्स अपनी बॉडी में दिखते हैं, डेफिनेटली खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। सर, इसी के साथ अगर मैं बात करूं, माइग्रेन आजकल लोगों में बहुत आम है और कई बार ये स्ट्रेस की वजह से होता है, कई बार अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो सर, मैं जानना चाहूंगी इनका रीजन क्या है और इनका सोल्यूशन क्या है? देखिए, माइग्रेन आजकल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उसके कारण सबसे इम्पोर्टेंट उसका कारण है कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत खराब होती जा रही है जी। पहले के जमाने में लोग 10-11 मैक्सिमम सो जाते थे, सुबह 6-7 बजे तक उठते थे। अब अपन 10-11 तो सोचना ही छोड़ दीजिए, 1-2 बजे तक इंस्टाग्राम चलता है, फिर चैट होता है, फिर नींद आती है जी। फिर उसके बाद 10 बजे तक उठते हैं। तो हमारा लाइफस्टाइल खराब है, जंक फूड अपन ज्यादा ले रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे, हम खुद भी कर रहे हैं। अपन सब इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, इसके कारण माइग्रेन बढ़ रहा है जी। तो मुझे लगता है छोटी छोटी, अगर आप, मुझे लगता है आधे से ज्यादा यूथ जो है वो शायद रात के 12 बजे के बाद उनकी नाइट होती है, और मुझे लगता है वो सारी अगर हम एक छोटी सी हैबिट अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे तो देखेंगे एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिलेगा। सर, इसी के साथ अगर मैं बात करूं मोबाइल और स्क्रीन की, जो ऑलमोस्ट हम सभी कहीं ना कहीं इससे घिरे हुए हैं और पूरे दिन में शायद आधे से ज्यादा टाइम इसे हम यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में इनके कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो बॉडी पर होते हो? लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऐसे बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो आपकी आंखों पे इफेक्ट पड़ेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। अपन मोबाइल स्क्रीन आंखों से ही देख रहे हैं तो आंखों का नंबर, ये सारी परेशानियां। दूसरा, अपन प्रेशराइज रहते हैं कि हमारा कलीग यहाँ घूम रहा है, वहां घूम रहा है, तो हमें एक सोशल एंजाइटी रहती है कि वो मजे कर रहा है, हम नहीं कर रहे, भले ही वो फॉल्स हो, पर ये रहता जरूर है। थर्डली, अपन इतने अडिक्ट हैं कि
1-2 बजे तक इंस्टाग्राम फेसबुक स्क्रॉल करते रहते हैं, भले ही कोई काम नहीं पर रील्स जरूर देखेंगे। तो जी। नींद, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ये सारी चीजें बहुत बहुत ज्यादा कॉमनली देखने को मिल रही है। सर इसी के साथ अगर मैं बात करूं, जैसे अभी हमने इस लाइफस्टाइल की बात की, लेकिन इससे तरह के कई बार ऐसा होता है सर कि जब एक सही लाइफस्टाइल आपकी होती है तो बहुत सारी चीजें आप प्रिवेंट कर पाते हैं। तो क्या ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में भी होता है कि अगर कोई इस तरीके की प्रॉब्लम है किसी के साथ, तो अगर वो अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करे तो उसके इस तरीके की प्रॉब्लम से उसे फ्यूचर में सफर नहीं करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा है। अगर अपन अच्छी लाइफस्टाइल रखेंगे तो अपन को फ्यूचर की बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। डायबिटीज हुआ, एंजाइटी हुई, कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम हुई, नींद हुआ, ये सारी चीजें अपन बहुत इजीली अपनी हैबिट में ला सकते हैं, पर हमें लाइफस्टाइल मॉडिफाई तो करना ही पड़ेगा। जी। एक आइडियल लाइफस्टाइल सर आप क्या मानते हैं, क्या रूटीन एक किसी व्यक्ति का होना चाहिए? आइडियल लाइफस्टाइल तो आप, मुझे नहीं लगता इज अ मिथ ओनली। सही तो यही है कि अपन अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जी, पर प्रैक्टिकली देखिए अब हो नहीं पाता डेफिनेटली। बस। लेकिन है तो यही सही, आप 9-10 बजे तक सो जाएं, सुबह 7-8 मैक्सिमम 7 बजे तक उठ जाएं और अपने काम में लग जाएं। जी सर, इसी के साथ अगर मैं जानना चाहूँ, जैसे आजकल रोड एक्सीडेंट बहुत होते हैं और दुर्घटनाएं सड़क पर बहुत आम होती जा रही हैं, तो कई बार रोड एक्सीडेंट में किसी को हेड इंजरी भी हो जाती है। तो अगर किसी के साथ इस तरीके की स्थिति बनती है तो, और किसी को हेड इंजरी हुई है, तो उसका पहला स्टेप उसका क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आप उस सिचुएशन को अवॉइड ना करें। जी। सबसे पहले तो उसको फेस करें। अगर आपसे एक्सीडेंट हुआ है या आपके पास एक्सीडेंट हुआ है, पहले तो उसकी हेल्प करें। हेल्प में आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि जो एक्सीडेंट जिसका हुआ है वो कॉन्शियस है कि नहीं है। अगर वो कॉन्शियस है तो सबसे पहले तो उसको रोड के साइड बिठाइए और उससे थोड़ा इंटरेक्ट करिए कि वो ठीक है कि नहीं है, उसके हिसाब से स्टेप्स लीजिए। और अगर वो अनकॉन्शियस है तो सबसे पहले तो उसको लेटा के एक तरफ करवट करा दीजिए, ताकि मुंह में अगर कुछ वॉमिटस या कोई भी रोड का कुछ कचरा चला गया तो वो फेफड़े में ना जाए और उसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, मतलब उसकी सांस लेने की क्षमता ना हो। ऐसा होने के बाद जब वो लगे कि पेशेंट अब थोड़ा सेटल है तो तुरंत हेल्प लें और पेशेंट को हॉस्पिटल तक शिफ्ट करें। पर सबसे जरूरी है कि उसकी एयरवे को मेंटेन करें, उसके लिए आप उसको करवट कराएं। जी सर, इसी के साथ अगर मैं बात करूं सर, ब्रेन सर्जरीज की जब भी बात आती है, बहुत सारे मिथ सोसाइटी में होते हैं और इवन कई सारे ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ऐसे पेशेंट जो होते हैं जो ब्रेन ट्यूमर से सफर कर रहे होते हैं, बट कहीं ना कहीं वो सर्जरीज को अवॉइड करते हैं क्योंकि वो ना एक बड़ा रिस्क फैक्टर मानते हैं। तो आप सर क्या कहना चाहेंगे, इट्स अ मिथ कि या फिर ये रियलिटी है कि अगर आप ब्रेन ट्यूमर जैसी सर्जरीज कराते हैं तो आप एक बड़ा रिस्क लेते हैं? मैम, ये मिथ भी है और ये रियलिटी भी है। देखिए, अगर कोई ब्रेन ट्यूमर है तो वो ब्रेन के किसी न किसी पार्ट में ही है। जी। और ब्रेन एक ऐसा अपना ऑर्गन है जिसके हर पार्ट का कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन है। अगर किसी स्पेसिफिक फंक्शन वाले पार्ट में वो ट्यूमर हुआ है तो डेफिनेटली सर्जरी करते हुए हमें कुछ ना कुछ तो वो ब्रेन का पार्ट साथ में निकालना ही पड़ेगा, ताकि पेशेंट को फिर से वो ट्यूमर ना हो। और जो पार्ट ब्रेन का लॉस होगा तो वो फंक्शन तो उसका लॉस होना ही है। पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे अगर कोई ब्रेन ट्यूमर किसी के दिमाग में है और हम सोचें कि सर्जरी ना करा के हम वो लॉस से बच जाएंगे, तो आप लॉस से जरूर बच जाओगे पर जान से ही चले जाओगे। जी। तो बेटर ये है कि आप सर्जरी को अवॉइड ना करें, ब्रेव बने और उसका ट्रीटमेंट लें। जी। और मुझे लगता है कई बार जो छोटी छोटी चीजें हम और आप अवॉइड कर देते हैं, वो अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें कब आपको इन फ्यूचर एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क दे दे आपकी लाइफ का, वो शायद आप कभी नहीं समझ पाएंगे। तो हमेशा हर बार कहती है कल्पना, खुद डॉक्टर नहीं बने, हमेशा डॉक्टर की सलाह जरूर ले। सर इसी के साथ अगर मैं बात करूं, कई बार बहुत सारे लोगों को हेडेक जब होता है तो उसके साथ सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे 4 लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी सोसाइटी में, और 4 लोगों के कंसर्न बड़े आते हैं कि 4 लोगों ने इसने ये कहा है हेडेक हो रहा है तो आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। और कई बार एमआरआई की भी जरूरत पड़ती है। तो क्या हर हेडेक में एमआरआई कराने की जरूरत है या फिर ऐसा नहीं होता केस में? देखिए, आपने बात अच्छी कही, 4 लोग क्या कहेंगे। तो पहला लेसन तो यही है कि वो 4 लोग कोई नहीं होते। 4 लोगों की बात कभी सुननी ही नहीं होती। जी। आपको अपने हिसाब से ही चलना है, जो सही है उसको फॉलो करना है। और रही बात दूसरी, अगर हर हेडेक में एमआरआई की जरूरत पड़ेगी तो एमआरआई मशीन्स बहुत कम पड़ जाएंगी दुनिया में। जी। तो अपन को बहुत रैशनलाइज होकर एमआरआई की जरूरत पड़नी चाहिए। मतलब किस हेडेक में जरूरत है, किस हेडेक में जरूरत नहीं है, तो ये हम खुद डिसाइड ना करके एक डॉक्टर पे ये काम छोड़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो फिर अपने आप जज करेंगे कि किस पेशेंट को एमआरआई करानी है, किस पेशेंट को एमआरआई नहीं करानी है। जी।
और मुझे लगता है डिग्री लेके जो डॉक्टर बना है उसने एक लंबी जर्नी तय की है, बहुत सारी चीजें सीखी हैं जो शायद आप नहीं जानते। तो जिस चीज के पीछे आपको कोई नॉलेज नहीं है, कोई आपका कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उस चीज को वहीं छोड़कर अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि 4 लोग कुछ कह देते हैं लेकिन उसके बाद जो कुछ होता है वो हमसे देखा नहीं जाता। तो इन फ्यूचर आपको इन सारी चीजों से डील ना करना पड़े, उसके लिए हमेशा कल्पना कहती है खुद डॉक्टर बिल्कुल मत बनिए। सर इसी के साथ अगर मैं बात करूं स्पाइन रिलेटेड, जब भी किसी को इश्यूज आते हैं या फिर स्पाइन की सर्जरीज होती है, तब सोसाइटी में एक ये बड़ा मिथ होता है कि स्पाइन की सर्जरी होने के बाद आप फिर से चल नहीं सकते। इट्स अ मिथ और ट्रू? दिस इज कम्प्लीटली अ मिथ। इस प्रॉब्लम से तो सारे न्यूरोसर्जन्स डील कर रहे हैं। उनको पेशेंट को सर्जरी से पहले ये समझाना पड़ता है कि भाई सर्जरी में आप कुछ नहीं होगा, उसके बाद आप जैसे अभी चल रहे हो वैसे ही चलते रहेंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि पेशेंट्स के दिमाग में कुछ मिथ्स बैठ गए हैं कि हमारा पेशेंट था पड़ोसी जिसने ऑपरेट कराया, वो चल नहीं पाया, पर वो ये बात नहीं बताते कि उसने 1950 में ऑपरेट कराया था। टेक्नोलॉजी इज एवर इवॉल्विंग। अभी टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है। एंडोस्कोपिक सर्जरीज हो रही हैं जिसमें पेशेंट नेक्स्ट डे मोबिलाइज हो जाता है, 2 दिन में तो घर चला जाता है। अब वो सब चीजें नहीं रही कि पेशेंट चल नहीं पाएगा। पेशेंट बहुत कंफर्टेबली चलता है। डिपेंड करता है पैथोलॉजी पे। हाँ, अगर कोई जैसे कोई स्पाइन ट्यूमर है या ऐसी कोई बीमारी है जिसमें कोई लॉस होता है तो एक अलग बात है। बाकी जो शायटिका और स्लिप डिस्क और ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स है जो दुनिया में घूम रही हैं आजकल, उसमें कोई भी परेशानी नहीं होती। पेशेंट नेक्स्ट डे मोबिलाइज होता है जी। और कुछ मिथ सिर्फ मिथ ही होते हैं, तो किसी भी चीज पर आंख बंद करके कभी विश्वास ना करें। एक बार 4 लोगों की बातों में ना आए जी, क्योंकि ये 4 लोग अच्छा करे ना करे वो अलग बात है, बुरा जरूर हो सकता है कई बार आपके साथ। तो सर इसी के साथ अगर मैं बात करूं सर, हाल ही में एक आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्जरी की है और नो डाउट अपनी तरह का ये पहला केस है ग्वालियर में, तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? इवन अगर मैं पेशेंट या अटेंडर्स की भी बात करूं तो क्या उनकी तरफ से आपको रिव्यूज मिले? ये एक अच्छी स्टोरी थी। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बुरार में पोस्टेड हुआ एज ए न्यूरोसर्जन। वहाँ पे न्यूरो सर्जरी का पहली बार कोई डॉक्टर पोस्ट हुआ है, तो वहाँ पे ना किसी स्टाफ को ना ओटी में किसी को भी न्यूरो सर्जरी का किसी भी तरीके का ओरिएंटेशन नहीं था। स्टार्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। जैसे पेशेंट को पहले तो ये पता चला कि यहाँ डिपार्टमेंट में न्यूरो सर्जरी कभी होती नहीं थी, तो पहले तो उसे कन्विंस करना, भाई यहाँ सब हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तो वो भी थोड़ा डिफिकल्ट चैलेंज था। तो वो कन्विंस हो गया, फाइनली वो सर्जरी के लिए एग्री किया। फिर ओटी स्टाफ इतना ट्रेंड नहीं था, उन सबको हमने थोड़ा सा सेंसिटाइज किया कि न्यूरो सर्जरी कैसे होनी है। फिर हमारे सीएस सर हैं राकेश शर्मा सर, उनके सपोर्ट से हमने वहाँ पे सर्जरी को एग्जीक्यूट किया। सर्जरी बहुत बढ़िया रही। पेशेंट तो वैसे फॉलोअप पे भी आ रहा है, ही इज वेरी गुड, ही इज कंफर्टेबल और वो चल रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेट होने के बाद भी चल रहा है जी। तो मुझे लगता है ग्वालियर में एक सबसे बड़ा मिथ ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अगर न्यूरो सर्जरीज की बात करें तो उन्हें लेके लोगों में बहुत डर था सर, जो मुझे लगता है आपके इस स्टेप के बाद बहुत क्लियर हुआ है। क्योंकि कई बार इंसान इतने में डाउट में होता है, पेशेंट बहुत डाउट में होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्जरी, एक कहीं ना कहीं हमें सारी चीजें प्राइवेट चाहिए होती है, लेकिन जब फैसिलिटीज की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम डाउटफुल हो जाते हैं गवर्नमेंट फैसिलिटीज को लेकर। लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, जिस तरीके से डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, डेफिनेटली सोसाइटी ने एक बड़ा चेंज देखा है। और एक चेंज तो सर हमारे साथ खुद बैठे हैं जिन्होंने एक बेहतरीन तरीके से काम किया, काम ही नहीं किया, पेशेंट के साथ सक्सेसफुल तौर पर उसे सोसाइटी में प्रेजेंट भी किया। तो सर वी नीड मोर पर्सन लाइक यू। सो डेफिनेटली हम बहुत चेंज लेके आने वाले हैं ग्वालियर में। लेकिन इसी के साथ एक और बात मैं सर जानना चाहूंगी, एमबीबीएस से एमसीएच का जो सफर आपका रहा, डेफिनेटली डॉक्टरी की डिग्री तो इजी नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई जब आप कोई लेते हैं, कोई प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं, तो वो अकेले नहीं आती, अपने साथ थोड़ा सा प्रेशर लेकर आती है। और स्पेशली तब जब आप यंग एज में होते हैं, जब आपको बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, तो आप वो प्रेशर कैसे आपने डील किया और क्या आपका एक्सपीरियंस, क्या आपने उस जर्नी से सीखा? सबसे पहले तो अब जब आप एमबीबीएस करते हो तो मैं समझता हूँ किसी भी मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ में वो सबसे अच्छा फेज रहता है जी, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ मजे करने होते हैं और पढ़ना होता है जी। ज्यादा कुछ मेडिकल और क्लिनिक्स नहीं रहती अपार्ट फ्रॉम इंटर्नशिप। लेकिन जैसे आप स्टेप इन करते हो जनरल सर्जरी या एमएसएमडी की तरफ, उसके बाद आपके रियल लाइफ चैलेंजेस स्टार्ट होते हैं। तब आपको फर्स्ट ईयर्स में बहुत लंबी ड्यूटीज करनी पड़ती हैं, पेशेंट्स डील करने पड़ते हैं, मोरॉन्स को भी बहुत डील करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन डील करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, एग्जाम का प्रेशर, बहुत सारी चीजें रहती हैं। लेकिन अच्छा है, मजा आता है ये सब चीजें करने में। जब फाइनली खत्म होती है, जब आपको देखते हो कि आपकी एक रात नहीं सोने से एक पेशेंट की जान बच गई,
तो वो बहुत अच्छी फीलिंग देता है। डेफिनेटली। और बहुत सारी चीजें हैं जब हम किसी भी चीज की प्रिपरेशन करते हैं या फिर हम किसी जर्नी में होते हैं तब हम फील करते हैं, बट जब आप उसका आउटपुट देखते हैं, जब आप दूर से अपनी उस जर्नी को देखते हैं तो आपको सारी चीजें वर्थ इट लगती है। क्योंकि सिर्फ एक किसी के चेहरे पर मुस्कान आपकी वजह से अगर आ जाए तो मुझे लगता है सारी चीजें, जहाँ जितनी हर्डल्स आपके होते हैं, जितने प्रेशर आपने फील किए हैं, जितनी एंजाइटी, जितने डिप्रेशन इवन आप कहीं अगर रहे हैं, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं लाइफ में वर्थ इट लगती है। तो उस एक सक्सेस के लिए, उस एक मोमेंट के लिए अगर आप भी कोई काम कर रहे हैं, करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक ना एक दिन आपका भी ऐसा जरूर आएगा जब आपको अपने उस काम पर गर्व होगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरी यानी कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।